I. Picking the right direction to go in is way more important than how hard you work. Today is 18th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन छत्तीसगढ़। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन तंजावर। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंपाइल करते हैं और मेंटेन करते हैं द अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। आज के सवाल हैं विच कंट्री विल होस्ट द अपकमिंग सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 COP27 इन 2022। जैसे अभी ग्लासगो यूके में था, नेक्स्ट कहां पर होने वाला है। इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेटरी वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। द फेमस पर्शियन पोएट अमीर खुसरो लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर। Where did the black hole tragedy modern history took place? Who addressed Gandhiji as one man boundary force? So these are 6 questions. These are 5 questions for today. आज की vocabulary है conventional. Conventional मतलब वो पारंपरिक है, normal, standard, regular practice है। Induce करना मतलब persuade करना, उत्प्रेरित करना, convince करना, to get something। इंडक्ट मतलब जैसे रफेल इंडक्ट हुआ इंडियन एयरफोर्स में, प्रतिष्ठित करना, एडमिट टू, अलाउ इनटू, इंट्रोड्यूस टू। ब्रूटल रिजीम है, सैवेज, क्रूअल। स्टार्टल मतलब होता है डराना, डरना, सरप्राइज्ड फील करना, फ्राइटन या फिर स्कैर। सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक्स हैं करतारपुर क्रॉसिंग, दिल्ली एयर ब्यूरोक्रेसीज इनर्शिया इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन दिस इज ASER का 16th एनुअल रिपोर्ट है। पॉल्यूशन इन दिल्ली, 1000 CNG बसेस, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। दिस इज अबाउट स्ट्रीट वेंडर्स विल प्रिपेयर वन क्वेश्चन एज वेल। ये मुगल एरा का ग्लोरी है, सब्ज बुर्ज रीस्टोर किया गया है। फोकस ऑन द फार्मर, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा। ट्रांसफर एज पनिशमेंट, ट्रांसफर क्या पनिशमेंट टूल है। रिगार्डिंग जुडिशरी विल हैव अ टॉक। एंड द ब्लेम गेम पॉल्यूशन। चाइना का 6th प्लीनम मीटिंग में क्या हुआ, चाइना के इंटेंशंस क्या नजर आ रहे हैं, लीड आर्टिकल में विल हैव अ टॉक। दिस इज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इंपॉर्टेंट। दिस इज NCC, मिलिट्री ओपन हो रही है। 2+2 डायलॉग्स हैं रशिया के साथ, GDP के नंबर्स हैं, मालदीव्स फाइनेंशियल बिड्स हैं, प्राइवेटाइजेशन दीपम। देन एवरी वोट काउंट्स और डज इट। सो दीज आर सम important topics we are going to talk about in next about 35 to 40 minutes. Our reference material for today is The Hindu only. Alright, so ये फ्रंट पेज है और आज है November 18th 2021। सो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है अबाउट ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी का इनर्शिया क्या होता है। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको मूव करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो चेंज को रेजिस्ट करती है। सो दिस इज ब्यूरोक्रेसी इनर्शिया। ब्यूरोक्रेसी का इनर्शिया इसलिए बोला गया है बिकॉज मैनी अ टाइम्स हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होती है, प्रोएक्टिवनेस नज़र नहीं आती है। वी ऑलवेज से गुड एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो तो यू विल बिकम अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उससे भी बेटर एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम आने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और सॉल्यूशन रेडी रखता है, प्रॉब्लम होने नहीं देता। तो इसीलिए ज़रूरी है ब्यूरोक्रेसी जो इनर्शिया है ये दूर हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्वेशन लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब ने वेंसडे को कहा कि ये जो इनर्शिया है ब्यूरोक्रेसी में, विच वेट्स फॉर द कोर्ट टू पास ऑर्डर, ब्यूरोक्रेसी को खुद से काम लेना चाहिए, खुद से काम करना चाहिए, बट नहीं, वो वेट करेगी कि कोर्ट कब ऑर्डर्स पास करे, कोर्ट कब वहाँ पे
पनिशमेंट टाइप डिसीजंस दे, देन ब्यूरोक्रेसी एक्टिव होती है। स्टॉपिंग व्हीकल्स टू डाउजिंग फायर्स टू क्लीन द पॉल्यूटेड एयर। तो हर जगह ब्यूरोक्रेसी का जो इनर्शिया है वो एक हिंडरेंस बन जाता है गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी में, ये ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ जो बात है वो रिगार्डिंग दिल्ली एयर पॉल्यूशन है। सी, दिल्ली में जैसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बना था, ये क्या है, ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है। इसका काम है नेशनल कैपिटल रीजन के एरिया में पॉल्यूशन को चेक करना, बट ये डिलीवर नहीं कर पा रहा है। वाई? एफिकेसी क्यों नहीं है? इतने टाइम से हम सारा ब्लेम डाल रहे हैं फार्मर्स पे कि फार्मर्स स्टब्बल बर्निंग करते हैं और उसके कारण दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं आता, बट अब स्टडी में पाया गया कि ये तो केवल 10% है। व्हाट अबाउट 90%? 90% जो सोर्सेज हैं, कॉजेज हैं पॉल्यूशन के, वो क्यों नहीं एड्रेस हो रहे हैं? वहाँ पर दिस CAQM क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहा है? दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस। सो सी, यहाँ हम बात करते हैं एथिक्स का एक कीवर्ड होता है प्रोएक्टिविटी, प्रोएक्टिव बिहेवियर। प्रोएक्टिव मतलब खुद से जागरूकता दिखाकर काम करना। एक तो चीज़ होती है कि ये नियम है, रूल फॉलो करना है, ऑर्डर फॉलो करना है, और प्रोएक्टिव क्या होगा? प्रोएक्टिव ऑफिसर ग्राउंड पे देखेगा, अगर चेंज रिक्वायरमेंट है खुद से इनिशिएटिव लेगा, काम करने की कोशिश करेगा। ये प्रोएक्टिवनेस बहुत ज़रूरी होती है लीडरशिप में भी और गवर्नमेंट सर्वेंट्स में भी। सो प्रोएक्टिविटी, proactive behavior refers to self-initiated behavior that endeavors to solve a problem before it has occurred. See, self-initiated behavior that endeavors to solve a problem before it has occurred. प्रॉब्लम आने से पहले ही सॉल्यूशन आपने ढूंढना चालू कर दिया, तो दिस इज प्रोएक्टिविटी, दिस इज प्रोएक्टिव बिहेवियर। दिस बिहेवियर इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन ब्यूरोक्रेसी। तो ट्राई टू एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट। एथिक्स GS4 के कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए। अब एथिक्स में आप आंसर लिखते हो ना, इसमें दो चीज़ करनी चाहिए। एक जो पार्ट होता है वो होता है थ्योरी, तो इसकी डेफिनेशन बताइए, कुछ जो थिंकर्स हैं उनका स्टेटमेंट लिखिए, कुछ एग्जाम्पल्स, रिलेटेड फैक्ट्स एंड थ्योरीज बताइए। इसमें फैक्ट्स एंड थ्योरीज। अब इस पे एटलीस्ट एक पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए जो इन फैक्ट्स और थ्योरीज का इम्प्लीमेंटेशन बताए। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोई एग्जाम्पल साइट करिए, कोई सॉल्यूशन बताइए। सो दिस टेल्स कि एथिक्स आपको एक्चुअल में समझ में आए, आपने क्या समझा उस एथिक्स से, और जो आप एग्जाम्पल्स दोगे ना वो फिर आपके बारे में भी बताएगा। सो दिस इज वाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू थिंक, सिलेबस के आसपास सोचना है। आपने अभी तक मेंस का सिलेबस वीडियो नहीं देखा है तो गो थ्रू दैट वीडियो। ऐसे ही प्रीलिम्स का 45 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है तो अगेन गो थ्रू दैट वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप लोग वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, एक्सेलेंट। स्कैन करिए अपने आंसर को एडोबी स्कैनर से, उसको एक्सपोर्ट आप कर सकते हो एज अ PDF और एज अ JPEG के बाद यू गो टू वेबसाइट एंड देन अपलोड योर आंसर्स। लेट मी शो यू। सो देखिए, ये अपनी वेबसाइट है srajanindia.1। ओके, srajanindia.1 इसका डोमेन है, srajanindia.1। यहाँ एवरी डे आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो अलॉन्ग विद दीज टू क्वेश्चंस। सो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू दिस वेबसाइट, और यहाँ पर जैसे एवरी डे के आपको ये वीडियोस दिख रहे हैं 17th 16th 15th, इधर आप जाओ पर्टिकुलर वीडियो को ओपन करो। जैसे 15th में हम गए, 15th में यू कैन लॉग इन टू दिस वाया योर जीमेल और डिस्कस, फेसबुक, ट्विटर, किसी के भी थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने यहाँ आंसर्स बस अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए यहाँ पे अपने जो फोटोग्राफ्स है वो करो और अटैच करके वो अपलोड कर दो, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, जैसे देखो ये बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और बहुत टाइम से बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, तो आप इनके आंसर्स भी देखो, कितना अच्छा आंसर लिखा है ये। उमेश इज़ वेरी गुड, आलिया इज़ गुड, देन एकता बहुत अच्छे आंसर्स लिख रही है, रसेंद्र इज़ ऑल्सो गुड। आप इनको देखो, इससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली आप देखना आपके आंसर्स ग्रेजुअली इम्प्रूव होने लगेंगे। अब प्रीवियस वीडियोस में भी देखो, यहाँ पे ये सारे आंसर्स यहाँ पे मेंशन है। ओके, और साथ ही साथ आप ये ज्वाइन है, दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट introduce yourself, your name, your email, phone number is not mandatory, and about yourself कि which exam are you preparing for, which year, what are your qualification, etc. Okay,
So join. This is absolutely free. And if you want to help, if you want to contribute, then go to contribution page और यहाँ पे आप अपना वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन या फी फॉर सृजन इंडिया 1 भी यहाँ पे आप कर सकते हैं. यू कैन पुट एनी नंबर, एनी अमाउंट ओवर हियर एंड जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट. ओके, सो लेट अस कम बैक. सो ये सवाल है और इसको रोज आप लिखो. आप देखना ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है. ट्राइड एंड ट्रस्टेड प्रोसेस है. डिसिप्लिन आएगा, रेगुलरिटी आएगी और एवरीडे आप स्टडी करोगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो दिस इज अबाउट स्कूल एनरोलमेंट फेल ड्यूरिंग पैंडेमिक. ये अगेन ASER की स्टडी ने बताया. पैंडेमिक में ASER की 16th एनुअल रिपोर्ट है. एनुअल रिपोर्ट है 16th, बट इस बार बिकॉज ऑफलाइन एक्टिविटीज़ नहीं थी तो ये रिपोर्ट हुआ बाय कंडक्टिंग फ़ोन सर्वे. एनरोलमेंट का, ट्यूशन क्लासेस का, एक्सेस टू डिवाइस है या नहीं है, लर्निंग रिसोर्सेज हैं या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चैलेंज फेस कर रही है, इन सब चीज़ों का डेटा कलेक्ट किया और इससे ट्राइंग टू फाइंड आउट कि लर्निंग आउटकम का क्या डायरेक्शन है, चिल्ड्रन की जो कॉम्पिटेंसी है स्पेशली रीडिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स में, इसका क्या स्टेटस है. बिकॉज पहले की रिपोर्ट में भी ये पाया गया था हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को पढ़ना नहीं आता, रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, लिखना नहीं आता, राइटिंग स्किल्स नहीं होती, वो करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस नहीं बना पाते. दिस इज़ द प्रॉब्लम. सेकेंड, अर्थमेटिक जो होती है ना, बेसिक न्यूमरेसी अप टू क्लास 10th, ये भी एक डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है. अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं. तो ASER ने यही चीज़ बताया. इस बार ये जो सर्वे हुआ वो ऑनलाइन हुआ. परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन जो हैं हु वर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल डबल हुए ड्यूरिंग द पैंडेमिक. दिस इज़ द प्रॉब्लम. रूरल चिल्ड्रन जो एनरोल ही नहीं हुए स्कूल में, दिस इज़ द प्रॉब्लम. और चिल्ड्रन में भी स्पेसिफिकली जो गर्ल चाइल्ड है वो ज़्यादा सफ़र किए हैं. गवर्नमेंट स्कूल सीइंग एन इंक्रीज बिकॉज प्राइवेट का फ़ी भी बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल हार्डशिप्स भी आई, तो गवर्नमेंट स्कूल में अब ज़्यादा दाखिला हो रहा है. पर एनरोलमेंट इज़ नॉट अ सोल क्राइटेरिया. एनरोलमेंट है, बढ़ना चाहिए. एनरोलमेंट के साथ साथ लर्निंग आउटकम भी होना चाहिए कि स्टूडेंट स्कूल तो आ गया है, क्लास भी पास कर लिया है, बट उसको आता कितना है. लर्निंग आउटकम भी ज़रूरी है. स्मार्टफोन डिजिटल डिवाइड है, अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सेस लिमिटेड है, लर्निंग रिस्ट्रिक्टेड है टू अ क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ देयर. बाकी जो इसके दूसरे पॉइंट्स हैं, हैव अ लुक एट नोट्स. हमने कंटिन्यूसली डिजिटल डिवाइड को नहीं तो भी बहुत बार पढ़ रखा है कि डिजिटल डिवाइड इज़ अ रियलिटी और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करना, लर्निंग आउटकम को बेटर करना इज़ अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. अब इसमें एक और चीज़ आती है, जो डिजिटल डिवाइड है, अगर ये हमारे राज्य देखें तो स्टेट्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिवाइड है. कुछ स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स में प्रॉब्लम है. जैसे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु डिड ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया, ये जो बेल्ट देखिए यहाँ 0 to 20 है. ग्रेटर देन 80 देखो केरला अच्छा कर रहा है और यहाँ पे दिस हिमाचल इज़ गुड. सो इस टाइप की डिस्पैरिटीज़ भी है अमंग स्टेट्स. तो डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करना है, लर्निंग आउटकम को एड्रेस करना है. दीज टू आर अवर प्रायोरिटीज़. और ASER स्टडी 16th एनुअल रिपोर्ट. अब जब भी आप आंसर लिखो ना, तो हमने बोला लर्निंग आउटकम कम है, हमने बोला डिजिटल डिवाइड इज़ अ रियलिटी, बट हमने इसको बैक नहीं किया. अगर हम एक लाइन और लिख दें अकॉर्डिंग टू 16th ASER रिपोर्ट, तो जो हमने लिखा है ना उसका वजन बढ़ जाता है, वेटेज बढ़ जाता है. तो इस टाइप की रिपोर्ट्स का जस्ट रिमेंबर द नेम, अपनी बात ही लिखो बट उसके पीछे लिख दो ASER 16th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. तो इससे वेटेज एंड ऑथेंटिसिटी आपके स्टेटमेंट का बढ़ जाएगा. ओके, then this is government to hire 1000 CNG buses in bid to promote public transport. AQI improves slightly to very poor, likely to remain in same category today. तो दिल्ली में कोई रिस्पाइट नहीं है, पॉल्यूशन बना हुआ है. AQI. तो ये था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. सेकेंड, दिस इज एम्प्टी शेल्व्स एट लिकर वेंड्स. दिस इज़ नो एंट्री जोन की परमिशन. और ये है 1000 CNG बसेस ज़रूरी है. CNG क्यों चाहिए? बिकॉज CNG लेस पॉल्यूटिंग होती है देन डीजल. डीजल बसेस ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, CNG की कम करती है. तो 1000 CNG बसेस चाहिए. और बसेस होगी तो क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब कि नंबर ऑफ कार्स, इंडिविजुअल कार्स कम लगेगी और पॉल्यूशन कम होगा.
तो हमें हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करना है। मेट्रो हुआ, ट्रैम हुए, बसेस हुए, इनको एनकरेज करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो AQI इम्प्रूव हुआ है स्लाइटली। लेट अस सी आगे क्या होता है। 1000 प्राइवेट CNG बसेस भी हायर की जा रही है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े। अदरवाइज लुक एट द सीन, दिस इज सॉरी स्टेट ऑफ दिल्ली। स्मोग है यहाँ पे। स्मोग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग। तो गवर्नमेंट 1000 से ज़्यादा बसेस ले रही है, डिस्करेज कर रही है पर्सनल व्हीकल यूज़ मत करिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए। और जैसे जो ट्रक्स हैं उनके लिए भी अब हैवी ट्रक्स जो हैं उनके लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा दिल्ली में एंटर करने के लिए। तो ये भी है, बट कुछ एरियाज़ में रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि रॉ वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, मिल्क, एग, आइस एंड टैंकर्स कैरिंग पेट्रोलियम। अब ये हमने क्यों किया? लुक एट द डिसीजन मेक पॉलिसी कि गवर्नमेंट डिसीजन कैसे लेती है। आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि ब्लैंकेट बैन लगा दो, कोई भी ट्रक दिल्ली में एंटर नहीं करेगा। बट व्हाट अबाउट द एसेंशियल्स? एसेंशियल्स के लिए तो आपको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। सो दीज आर फाइन डिटेल्स जो पॉलिसी और आंसर राइटिंग में एट टाइम्स हमें दिखना चाहिए, जब स्पेशली हमें जैसे केस स्टडी की कोई बात हुआ कि एज अ डीएम आप क्या मेजर लोगे। तो आउटराइट ब्लैंकेट बैन नहीं लगाएंगे। हैवी व्हीकल्स हैं वहाँ पे हम चेक करेंगे पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। हम ये भी देखेंगे जो एसेंशियल्स हैं वो डिसरप्ट नहीं हो, डिसरप्शन नहीं करना चाहिए। ओके, सो हैवी व्हीकल्स बैंड है एंटरिंग सिटी टिल नवंबर 21, बट PUC सर्टिफिकेट का है और एसेंशियल्स अलाउड होंगे। देन जैसे ये एक सवाल है, ये हैं स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स अक्सर हमें देखते हैं रोड पे। अब राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती है। तो हम आउटराइटली ये नहीं बोल सकते कि सारे स्ट्रीट वेंडर्स खराब हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को जस्ट डिस्प्लेस कर दो फ्रॉम देयर पोजीशन। आप देखना लॉकडाउन के टाइम पे भी कई बार कुछ ब्यूरोक्रेट्स का ऐसा हाई हैंडेडनेस देखने को भी मिला जब वो डील कर रहे थे ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स से। ये नहीं करना है। ओके, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इनको भी राइट है, इनको भी राइट है एम्प्लॉयमेंट करने का। अब ये अपना यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे तो फिर ये अपना फैमिली कैसे मैनेज करेंगे? सो द पॉइंट इज वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये होता है कि जो इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स है उनको लीगल स्ट्रीट वेंडर्स बनाओ, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाओ, एक प्रॉपर ऑर्डर बनाओ। हाई कोर्ट वरिड अबाउट राइजिंग नंबर ऑफ इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स। अब इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं तो कई बार यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉड्स भी होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कई बार होती है, इनकन्वीनियंस होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारी रोड्स ब्लॉक हो जाती है और ट्रैफिक जैम लग जाता है। तो दिस इज़ नॉट राइट। इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स जो है इसको अरेंज करना और लीगलाइज करना ज़रूरी है। वेयर डू पीपल वॉक? आप देखना रोड में चलने की जगह ही नहीं है। सो वी डोंट वांट दिस अनदर लाजपत नगर, ऐसा एग्जाम्पल दिया है कोर्ट ने। अब बात आती है इस लॉ की। लॉ का नाम है स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड ज़रूरी है और रेगुलेशन करें स्ट्रीट वेंडिंग को। ये एक एक्ट आया था, इससे रिलेटेड रूल्स भी हैं। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट्स 2021, रूल्स 2017। तो यहाँ कुछ बातें लिखी थी कि कैसे एक वेंडिंग दिस TVC बनाओ, आप वेंडर्स का एसोसिएशन बनाओ, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाओ, इनका एरिया डिमार्केट करो, इनको एक सर्टिफिकेट दो ताकि म्यूनसिपैलिटी या पुलिस आके इन पे एट्रॉसिटीज़ नहीं करे, उनका आइडेंटिफिकेशन हो और एक जोन डिसाइड कर लो कि यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स अपना दुकान लगा सकते हैं। ये चीज़ रिक्वायर्ड है और ये चीज़ होना चाहिए वे फॉरवर्ड। सो अब इस पे हम बेसिक से ये तैयार करते हैं इन शब्दों के बारे में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं पहले ये बताइए। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद देम? अब चैलेंजेस क्या हैं देखा ना हमने, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती है, कई बार फ्रॉड भी होता है, कई बार कंजेशन के कारण फाइट्स स्टार्ट हो जाती है, फिर ट्रैफिक जैम होता है। दीज आर देयर। तो चैलेंजेस एसोसिएटेड विद देम क्या है? अब आखिर में डिस्कस लॉज, रूल्स एंड स्कीम्स मेड फॉर देम। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो हमें वे फॉरवर्ड रखना है वो ये नहीं रखना है कि हम आउटराइटली स्ट्रीट वेंडर्स को बैन कर देंगे। नो, हम वहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इलीगल हैं उनको हम लीगलाइज करेंगे और एक सॉल्यूशन करेंगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि हम इस पूरे रूल्स एंड लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ह्यूमन स्पिरिट है, ह्यूमन एंगल है, एम्पैथी है, उसको हम डिसरिगार्ड कर दें। नो,
एम्पैथी होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ऑलरेडी डिफ़िकल्ट टाइम है, यहाँ इनकी भी इकोनॉमी बहुत हिट हुई है। स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो अनऑर्गेनाइज्ड होने के कारण कोविड लॉकडाउन, बिजनेस नहीं, इनकी इकोनॉमी भी हार्डशिप्स हुई है, तो ये चीज़ भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में थिंक एक जस्टिफाइड क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है कि लॉज, रूल्स और स्कीम्स भी हों और जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं वो भी एड्रेस करे, एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी हमें नहीं भूलना है। तो ट्राई टू आंसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज पूरा फोकस जो अभी है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और उसमें स्ट्रीट वेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे ये है सब्ज बुर्ज रीस्टोर टू इट्स मुगल एरा ग्लोरी, तो ये हिडन इन प्लेन साइट है, सब्ज बुर्ज न्यू दिल्ली में है। इधर क्या हो रहा है, वियर एंड टीयर होता है, काफ़ी पुराना है ये, तो वियर एंड टीयर होता है तो इसको अभी किया गया रीस्टोरेशन। 3 ईयर लगे, साइंटिफिक क्लीनिंग किया, प्लास्टर हटाया और ओरिजिनल ग्लोरी पे इसको रीस्टोर किया। सीलिंग इसमें डबल डोम है, डबल डोम, हमने कुछ ही टाइम पहले मुगल एरा आर्किटेक्चर भी पढ़ा था। जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना, इसका सबसे अच्छा रिसोर्स है, फ्री रिसोर्स है, वो है सीसीआरटी की वेबसाइट, सीसीआरटी वेबसाइट। हैव अ लुक एट दिस वेबसाइट, उसमें सारा बहुत अच्छे से कवर है विद फोटोग्राफ्स, सीसीआरटी। तो ये डबल डोम स्ट्रक्चर है और एनसीईआरटी की एक बुक भी है, उस पर भी वी हैव प्रिपेयर्ड वीडियो, कंप्लीट हो गई है वो बुक, हैव अ लुक, 11th की एनसीईआरटी। तो ये डबल डोम स्ट्रक्चर है, प्योर गोल्ड और लापिस लाजुली है। तो ये जो ब्लू है ना, टर्कोइज, ये टर्कोइज एक बहुत बड़ा आइडेंटिफायर रहा है मुगल आर्किटेक्चर का। एक तो ऐसे डोम और दूसरा ये टर्कोइज, दिस टर्कोइज ह्यू, क्योंकि मुगल्स हमें पता है कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान वगैरह, सेंट्रल एशिया, और यहाँ पर जो स्काई है ना वो इस टाइप का ब्लू दिखता है और ऐसे स्टोन्स भी बहुत मिलते हैं। तो दैट इज़ वाई उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये फीचर प्रीडोमिनेंट होता है। आगा खान ट्रस्ट है कल्चर की पार्टनरशिप विद एएसआई से रीस्टोरेशन हुआ। अब रीस्टोरेशन करते हैं तो यहाँ क्या ज़रूरी होता है, हम ऑथेंटिसिटी जो है उसको वापस वैसे ही बनाएं, जैसे जलियांवाला बाग बनाया, उसका रीस्टोरेशन हुआ, सवाल क्या थे कि ओरिजिनल रहना चाहिए, जैसा है उसी को ऑथेंटिसिटी मेंटेन करें। Ensure the authenticity of material, form, design, integrity of the monument is retained for future centuries. So the point is, जब भी हम ऐसे काम करते हैं तो ओरिजिनलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी को मेंटेन करना चाहिए। सेम इज विद स्टूडेंट्स, यू ऑल आर सो गुड, अपनी जो ओरिजिनलिटी है ना उसको मेंटेन रखो, ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। यू आर गुड, यू आर ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी के रिवॉर्ड मिलते हैं, ओरिजिनलिटी के मार्क्स मिलते हैं। तो आंसर में भी ऐसा नहीं करना है कि आपने एक फॉर्मेट कर लिया तो ये लगे कि ये वेल ट्रेंड है, वेल कोचिंग ट्रेंड है। नो, यूपीएससी हेट्स कोचिंग, यूपीएससी हेट्स कोचिंग, बिकॉज कोचिंग से रोबोट आते हैं, वेल ट्रेंड रोबोट होते हैं, ओरिजिनल जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है। तो ओरिजिनलिटी हमेशा रिवॉर्ड की जाती है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो लर्न द रूल्स बट नेवर लूज योर ओरिजिनलिटी, इसको मेंटेन करिए। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे मुगल एरा ग्लोरी सब्ज बुर्ज हमने रीस्टोर किया। अनवैक्सीनेटेड टीचर नॉट अलाउड टू रिज्यूम वर्क, अब ये भी एक सवाल है, क्या वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दें? जैसे मध्य प्रदेश में भी एक न्यूज़ है कि जो वैक्सीनेटेड है उन्हीं को हम आगे अलाउ करेंगे, रिलीफ भी उन्हें मिलेगा, राशन भी उन्हें मिलेगा। तो क्या ऐसा रूल आना चाहिए कि वैक्सीनेशन हमने मैंडेटरी कर दिया है? अनवैक्सीनेटेड टीचर नॉट अलाउड टू रिज्यूम वर्क, कोर्ट ने बोला वो इसमें इंटरवीन नहीं करेगी, रिफ्यूज टू प्रोवाइड इंटरिम रिलीफ। क्योंकि वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कोविड जो है ये कलेक्टिव चीज़ है, अगर कुछ लोग अनवैक्सीनेटेड हैं कोविड के, वो कैरियर बन सकते हैं और फिर ये कलेक्टिव कंबाइंड थ्रेट हो सकता है सोसाइटी को। सो दिस इज़ द रीज़न कोर्ट ने इस पर रिलीफ नहीं दिया, वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं करनी है। फोकस ऑन द फार्मर, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा इनोवेट करो, इनोवेट, टर्बुलेंस हिट फार्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए बेंगलुरु टेक समिट में टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। वाटर लेवल राइज हो रहा है इदुक्की रिजर्वॉयर में, मुल्ला पेरियार डैम 140.65 हो गया है, 142 अपर लिमिट है। कर्नाटका टू ओपन सिल्क मार्केटिंग ऑफिस, कर्नाटका का सिल्क बहुत फेमस है, तो सिल्क मार्केटिंग ऑफिस यूपी में भी ओपन होगा। मलबरी, टसर, एरी, ट्रांसफर एज पनिशमेंट, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एडिटोरियल।
अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में क्या धमकी मिलती है कि ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र जो होता है वो तो एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होना चाहिए, बट मैनी अ टाइम्स ट्रांसफ़र को एज अ पनिशमेंट टूल भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ स्पेसिफिकली बात है कोर्ट का। कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम चलता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस एट्सेट्रा, तो एक कोलेजियम डॉक्ट्राइन है। कोलेजियम डॉक्ट्राइन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ओपेक है। फंक्शनिंग ऑफ द कोलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर में आता है ओपेकनेस, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, क्या प्रोसीजर था, क्या रीजंस थे, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो एक्चुअली इस आर्टिकल में क्रिटिसिज्म है इस ओपेकनेस ऑफ जुडिशरी। हाई कोर्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रेस्टिजियस होता है, और एज अनदर इज नॉट इन डिस्प्यूट। जैसे इंडिया में हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स में अगर मद्रास हाई कोर्ट है, एक्चुअली एक जज का मद्रास हाई कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है, तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या ये पनिशमेंट पोस्टिंग है, पनिशमेंट ट्रांसफ़र है। अब टेक्निकली तो मेघालय हाई कोर्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मद्रास हाई कोर्ट। ऑल्दो मद्रास हाई कोर्ट इज़ ह्यूज, मेघालय इज़ रिलेटिवली स्मॉलर, बट दोनों हाई कोर्ट है, मतलब दोनों का जो स्टेटस है, दोनों का जो फीचर्स है, दोनों का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है इन लॉ, इन टर्म्स ऑफ लॉ। बट ये जो पनिशमेंट हो रहा है दोनों सेम प्रेस्टिजियस है, इंपॉर्टेंट है। क्या ये ऐसे जो पनिशमेंट होते हैं, क्या ये ट्रांसफर्स जो हो रहे हैं ये पनिशमेंट के थ्रू दिए जा रहे हैं, इस बात पे सवाल है। Chief Justice of India is justly empowered to transfer the head of any high court in the interest of the better administration of justice। इस बात से हम डिनाई नहीं कर रहे। सीजेआई को पूरा पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन एंगल से वो ट्रांसफर कर सकता है, और ऐसा होता भी है, वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। बट ओपेकनेस है, flawed collegium system and its weakness are under adverse scrutiny। लेजिटिमेट क्वेश्चन अराइज होता है वेदर देयर वाज सफिशिएंट रीजन टू ट्रांसफर द इंक्यूबेंट। अभी 10 महीने ही हुए थे अपॉइंट हुए, अब मेघालय में क्यों अपॉइंटमेंट हो रहा है, ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल का एक ही सॉल्यूशन है कि जो कोलेजियम है इसको ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा। ओपेकनेस इज नॉट राइट, ट्रांसफ़र एज अ टूल फॉर पनिशमेंट। अब ये है एंड द ब्लेम गेम। अब अगेन इसमें ब्यूरोक्रेसी की बात है। ब्लेम गेम सबसे आसान गेम होता है, ब्लेम इधर का इधर ब्लेम गेम कर दो। इस ब्लेम गेम का प्रॉब्लम ये है, इससे सॉल्यूशन कभी नहीं आता, सक्सेस कभी नहीं मिलती। सो वी नीड टू एंड द ब्लेम गेम। अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है। कंसर्न एफर्ट्स आर नीडेड फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू दिल्लीज पॉल्यूशन क्राइसिस। दिल्ली में क्या होता है, तीन थ्योरी चलती है। पहला तो ये थ्योरी है कि जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। दिल्ली बिकॉज एनसीआर है, चारों तरफ एक्सपैंड हो रहा है और रैपिडली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उससे आती है डस्ट, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 10 लाइक दैट। तो कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन का। इंडस्ट्री, दिल्ली के चारों तरफ इंडस्ट्रीज़ है, वो बहुत बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स है। और रोड का जो ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल्स हैं, बसेस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जो रीज़न है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन इज़ ऑल्सो वन कॉज। तो नंबर वन रीज़न तो ये हो गया। नंबर टू रीज़न ये बताया जाता है कि जैसे फेस्टिवल्स होते हैं तो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स पॉल्यूटिंग होते हैं, इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। तीसरा एक और रीज़न ये हो जाता है कि अभी जैसे दिस धान की बुआई थी, अब फिर स्टबल थे, अब नेक्स्ट सीज़न राबी के लिए दिस आपको गेहूं की बुआई करनी है, वीट। तो उसके लिए जो स्टबल है उसको क्लीन करने का टाइम कम बचता है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं ताकि स्टबल बर्निंग जो है बड़ा ईजी है, चीपर भी है, क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। तो फार्मर्स डू दिस। इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो वैसे तो ये तीन रीजंस हैं, तीनों ही एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते हैं कि फेस्टिवल को बोल दो फेस्टिवल्स के कारण पॉल्यूशन है, या फिर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, या फिर फार्मर्स। सॉल्यूशन जो है वो ये होगा कि ये तीनों ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। वी नीड टू फाइंड सम सॉल्यूशन, अप टू डिफरेंट एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन लगा था तो हमने देखा रोड पे कंस्ट्रक्शन बंद हुआ, व्हीकल्स बंद हुए, ऑटोमेटिकली दिल्ली की AQI लास्ट ईयर बड़ी अच्छी हो गई थी। तो द पॉइंट इज, ये 10% ही है, फार्मर्स पे अगर हम ब्लेम लगाएंगे तो वो गलत होगा। दिस इज नॉट ओनली 10%, जो 90% से ज़्यादा है वो ये है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड रोड ट्रांसपोर्ट। यहाँ हमें सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। सेकेंड,
पावर प्लांट्स हुए, इंडस्ट्रीज हुई। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि जस्ट लाइक दैट कल जाके इनको शट डाउन कर दो, ये सॉल्यूशन नहीं है, इससे डिस्टरबेंस होगा। बट जो रोड्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, ये इजी सॉल्यूशन है, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है। रोड्स बेटर करो, रोड्स में प्रॉपर पानी स्प्रिंकल करो। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी होती है तो वो पूरे प्रोटोकॉल्स के थ्रू हो, मतलब आप ऐसे बैरिकेड्स लगाओ ताकि डस्ट बाहर उड़ के नहीं जा रही है, लाइक दैट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। अगर इन दोनों को एड्रेस करेंगे तो क्विकर रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो वी नीड टू एंड द ब्लेम गेम। थर्ड जो है लीड आर्टिकल, रीडिंग द फोरकास्ट फ्रॉम चाइना। अब मिस्टर शी जिनपिंग अपने आगे का फ्यूचर टेन्योर सिक्योर कर चुके हैं। चाइना में पार्टी एक ही है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। पिछले 1-1.5 साल से हमने ऑब्सेशन की लेवल पे चाइना को पढ़ा है। चाइना को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज नहीं तो कल चाइना इज़ अ ह्यूज नेबर, और पाकिस्तान के साथ भी इसका बड़ा अच्छा कोलिशन है। हमें कन्फ्रंटेशन हो सकता है चाइना के साथ, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। It is evident that Chinese leadership is determined to withstand pressure on it to alter its attitude and policies. अब चाइना में क्या है, एक ही पार्टी है। 1949 में इस पार्टी ने चाइना को पूरा कैप्चर कर लिया। अब इस पार्टी पे भी सवाल उठते हैं, ऑल्दो उसको सप्रेस कर दिया जाता है, तो पार्टी भी टाइम टू टाइम खुद को चेंज करती है, एटीट्यूड एंड पॉलिसीज। अब सी, आज की डेट में, इसमें हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहिए, हमारे इतने रेलेवेंस है नहीं इसका। व्हाट वी शुड बी नोइंग इज कि ये 3 इरा है। माओ जेडोंग इरा 1945 का था। इस टाइम पे चाइना वांटेड टू स्टैंड 1945, 1949 में चाइना ने दिस अपना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बना था आफ्टर द सिविल वॉर। तो ये एक दौर आया। दूसरा दौर आया 81 का, डेंग जियोपिंग, इसमें इकोनॉमिक माइट इन्होंने बढ़ाई। तीसरा दौर अभी आया है शी जिनपिंग का, जिसमें अब वो मिलिट्री माइट पे फोकस कर रहे हैं। कल ही हमने देखा था नेवल सुप्रीमेसी का ट्राई कर रहा है। चाइना के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि चाइना का जो राइज है उसको इंटरनेशनल अफेयर्स में रिवेंजफुल राइज कहा जाता है, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। तो माओ जेडोंग में चाइना ने बोला जहान किलाई, मतलब स्टूड अप। डेंग जियोपिंग ने बोला फू किलाई, मतलब बिकेम रिच। शी जिनपिंग में चाइना बोलता है कियांग किलाई, मतलब बिकम पावरफुल, मिलिट्री स्ट्रेंथ। दिस इज द कॉज ऑफ वरी। अब जो शी जिनपिंग के थॉट्स है सोशलिज्म में, तो चाइना एक और क्या चीज़ करता है, वर्ल्ड के बेस्ट जो भी आइडियाज़ इनको सूटेड लगते हैं उसको चाइनीज़ वर्जन लाता है। तो चाइना का सोशलिज्म इज़ डिफरेंट, उसमें शी जिनपिंग के आइडियाज़ हैं। माओ जेडोंग का जो थॉट था उससे अब इक्विवेलेंट हो गया है शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, और डेंग जियोपिंग से ऊपर नज़र आ रहा है शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन। तो एक्चुअली जो शी जिनपिंग हैं ये भी काफ़ी असर्टिव और एम्बिशियस लीडर कहे गए। सुप्रीमेसी और सर्टेनिटी, जैसे नेक्स्ट 5-6 ईयर्स तक शी जिनपिंग ही रहना है। तो ट्राइंग टू मेक अ स्टेटमेंट कि जो टॉलेस्ट लीडर हैं लाइक डेंग जियोपिंग, माओ जेडोंग, शी जिनपिंग इज इक्विवेलेंट टू देम, दिस इज देयर मैसेज। बाकी जियांग जेमिन, हु जिनताओ, इनको तो सरपास कर ही लिया है, इवन डेंग जियोपिंग को भी इक्विवेलेंट टू माओ जेडोंग बताया जा रहा है, शी जिनपिंग को ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो पर्सनल एम्बिशंस भी हैं यहाँ पे चाइना के राइज में। और दूसरा है रिवेंजफुल राइज। चाइना के साथ हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, कन्फ्रंटेशन के लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। सी, मिलिट्री डॉक्ट्राइन में कहते हैं, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योर सेल्फ, you need not fear the result of 100 battles. You know your enemy, you know yourself. 100 battles का भी रिजल्ट से डरना नहीं है। If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. Know China and know our strength as well. This should be our priority and prepared. Preparation करना ज़रूरी है। So this is China. प्राइवेट सेक्टर प्राइमर दैट देन हेल्थ केयर पाथवे। ये जो आर्टिकल है ना, इसमें रेगुलर टॉक्स है कि कोविड के टाइम पे हमने एक चीज़ तो देख लिया कि हमारा हेल्थ केयर इतना रोबस्ट नहीं है, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। और ये भी बोला गया 2017 की पॉलिसी, और रीट्रेट किया कि कम से कम 2.5% तो हम स्पेंड करें जीडीपी का हेल्थ केयर में बाय 2025। यूनिवर्सल हेल्थ केयर मस्ट करें। प्राइवेट का बहुत ज़्यादा पुश होगा तो वो सही नहीं है, गवर्नमेंट को होना भी ज़रूरी है हेल्थ केयर सेक्टर में। टू मच ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट राइट। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, तो आर्टिकल में उसको क्रिटिसिज्म भी मिला है कि प्रधानमंत्री जैसे आरोग्य जन आरोग्य योजना भी है। द पॉइंट इज हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ,
यहाँ ना वेलफेयर का एंगल आता है, और वेलफेयर होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट की प्रेजेंस कभी भी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए हेल्थ केयर एजुकेशन लाइक सेक्टर्स में। तो दिस इज दिस। अब जो नेक्स्ट है वो है द पाथ टू राइटिंग हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, ट्राइबल्स एंड ऑल। देन दिस इज वाइड फॉल्ट लाइंस विद इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये हम पढ़ते हैं, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, बिकॉज 2020 से हम देख रहे हैं क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं, तो रिस्क असेसमेंट ज़रूरी होता है, इफ़ेक्टिव मेथड्स ज़रूरी हैं असेसमेंट की। तो एक रिपोर्ट है, ये एक जर्मन वॉच है, प्राइवेट प्लेयर है, वो ये रिपोर्ट लाता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, एनुअल रिपोर्ट है बाय जर्मन वॉच। इस रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है इस आर्टिकल में बताया है। एक तो ये हिस्टोरिकल डेटा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो राइट नाउ जो यूटिलिटी है इसका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो थोड़ी कम हो जाती है। उससे पहले क्लाइमेट चेंज डिजास्टर क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, तो सी बड़ी अच्छी डेफिनेशंस हैं यहाँ पे कुछ, तो ये पूरा पूरा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। आईपीसीसी हमें पता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये काम करता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो क्लाइमेट रिस्क क्या है, क्लाइमेट रिस्क है लाइकलीहुड ऑफ अनफेवरेबल इम्पैक्ट occurring as a result of severe climate events. Severe climate events interacting with vulnerable environment, social, economic, political, cultural conditions. तो जैसे सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, और ये जो कोस्टल एरिया है वो वल्नरेबल है, यहाँ पे से जो पॉपुलेशन है वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल कंडीशन पे सीवियर इम्पैक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट रिस्क। क्वांटिटेटिवली बात करें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट इवेंट अकरिंग एंड इट्स एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या चांसेस है कि डिजास्टर आएगा और उसका नतीजा क्या होगा, तो ये क्वांटिफाई कर लिया। तो आईपीसीसी के अकॉर्डिंग यूएन ये क्लाइमेट रिस्क का डेफिनेशन होता है। अब ये जो डेटा का आया ना ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है, 4 प्रॉब्लम बताइए। पहला, जीसीआरआई रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन 4 की इंडिकेटर, कि डिजास्टर से डेथ कितनी हुई, नंबर ऑफ डेथ पर दिस इनहेबिटेंट कितने थे, परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस डॉलर के कंपैरिजन में कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ, जीडीपी का कितना लॉस हुआ। इन पैरामीटर से हम असेस करते हैं कि रिस्क क्या है क्लाइमेट का वहाँ पे। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं, 2 आर एब्सोल्यूट वाइल द अदर 2 आर रिलेटिव, जैसे पीपीपी हुआ और जीडीपी वाला हुआ। तो जीसीआरआई रिपोर्ट डज नॉट प्रोवाइड अ रैशनल फॉर द सिलेक्शन ऑफ दीज मैक्रो इंडिकेटर। ये मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ये होलजम है, ये कंप्लीट पिक्चर बता रहे हैं, ये इस पे सवाल है। तो इससे जो रिपोर्ट बन रही है उस पर भी सवाल उठेगा। तो दिस इज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकेंड, एक्सक्लूजन एरर होता है, सिलेक्शन बायस होता है। जैसे माइक्रो इंडिकेटर्स हैं कि कितने लोग इंजर्ड हुए, लाइव स्टॉक को क्या लॉसेस हुआ, पब्लिक प्राइवेट इंफ्रा जैसे रोड्स उखड़ जाती है, बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं, क्रॉप का लॉस हुआ, ये बेटर कैंडिडेट्स हो सकते हैं हम जिससे पता लगाए क्लाइमेट डिजास्टर से क्या लॉसेस हुए, तो वो यहाँ पे इन्होंने इग्नोर कर दिए, तो रिपोर्ट भी फ्लॉड होगी। थर्ड, इंडेक्स अकाउंट फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेदर रिलेटेड टू इवेंट्स लाइक स्टॉर्म, फ्लड्स, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड मास मूवमेंट, बट ये भी तो क्लाइमेट डिजास्टर हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी को काउंट ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं इनको भी होना चाहिए, पोटेंशियली ट्रिगर कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज, ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट। पॉइंट इज इनका जो सबसेट है क्लाइमेट डिजास्टर का वो इनकम्प्लीट है। फोर्थ है, डेटा जो होता है ये थर्ड पार्टी से डेटा लेते हैं, तो डेटा में भी एरर आता है। तो दिस टेल्स कि ये जो है डेटा बाय दिस ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो एक प्राइवेट जर्मन दिस वॉच ला रही है, ये इतना रिलायबल नहीं है। अब हमारा खुद का भी एक है, हमारा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंडिया का मॉड्यूल है। ये डैमेज को भी कैप्चर करता है, लॉसेस को भी देखता है, सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर भी है ये, तो डेथ, इंजरी, पॉपुलेशन कैटेगरी, ये सब चीज़ें भी देखता है, इंफ्रा चेंजेस को भी देखता है, जियोलॉजिकल इवेंट्स को भी देखता है। तो NDMIS ऑल मेजर क्लाइमेटिक इवेंट्स को देख रहा है, और ये ज़्यादा रिलायबल डेटा होना चाहिए, इसकी रिपोर्ट ज़्यादा वेटेज रखना चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस आर्टिकल से जो हमने समझा वो ये है कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट डिजास्टर है, और क्लाइमेट डिजास्टर का असेसमेंट कैसे करना चाहिए।
इसको आउटराइटली हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। GSRI के जो पैरामीटर्स है इसमें कुछ बहुत अच्छे आइडियाज़ है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम किन पैरामीटर्स को देखें जिससे हम डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट कर पाए, और जो इंडिया का NDMIS है इसमें उन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया है ये भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ओके, द पॉइंट इज़ कि डिज़ास्टर्स, क्लाइमेट डिज़ास्टर्स की सिवियरिटी और इंटेंसिटी बढ़ रही है। द पॉइंट इज़ वी नीड टू प्रिपेयर बेटर, असेसमेंट बेटर करना ज़रूरी है, रिस्क असेसमेंट। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में लिखा हुआ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। टू टाइड डाउन टू रिसर्च एंड दिस इज़ पोल्स। अब जैसे इंडिया पे बोला कि आप वीकन कर रहे हो ग्लासगो पैक्ट से, जैसे कोल पे हमने बोला फेज्ड डाउन करो, फेज्ड आउट नहीं, तो यह क्लैरिफाई दिया है ऐसा नहीं है, इंडिया ने स्टैंड किया है और प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉलो किया है। ऑल क्लोज डोर्स ऑफ मिलिट्री आर बीइंग ओपन फॉर वुमेन, एक्सेलेंट। एम्पावरमेंट, विमेंस एम्पावरमेंट, परमानेंट कमीशन जो अभी हुआ, अभी जो 3 दिन चल रहा है ना, ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व है, झांसी में चल रहा है ये। कंट्रीज फेसिंग मैनी टाइप्स ऑफ कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल चैलेंजेस, बॉर्डर थ्रेट है, सब कन्वेंशनल थ्रेट्स भी हैं, टेरर और एक्सट्रीमिज्म। तो स्ट्रॉन्ग मॉडर्न और वेल इक्विप्ड मिलिट्री हमें चाहिए, केपेबल हो, वाइब्रेंट सेल्फ रिलायंट भी हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कॉस्ट कम करें, इंडिजिनाइजेशन ज़्यादा करें, वेल प्रिपेयर्ड रहे, वर्ड्स टू इंस्पायर। NCC इज़ रियली गुड। NCC का मोटो क्या होता है? टेल। ड्यूटी शुड बी द ओनली मंत्रा। ये 82nd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का मीट था, तो ड्यूटी शुड बी द ओनली मंत्रा। नोट डाउन दिस लाइन, ड्यूटी शुड बी द ओनली मंत्रा। अपहोल्ड क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन को। अपहोल्ड क्या करना है? रूल्स एंड लॉज को। देन ED को 1 ईयर का एक्सटेंशन। टेररिस्ट एंजॉय फ्री पास इन पाकिस्तान। एंड ये 2+2 डायलॉग्स है, रशिया के साथ हो रहे हैं 2+2 डायलॉग, USA के साथ भी होते हैं। 2+2 का मतलब होता है हमारा फॉरेन मिनिस्टर, हमारा डिफेंस मिनिस्टर और दूसरी कंट्री का भी फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, ये मिलके यहाँ बातें करेंगे, तो ये हो जाएगा 2+2। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब और डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी। 2+2 फॉर्मेट टॉक होगा रशियन काउंटर पार्ट्स के साथ। और इधर व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग होगा December 6। दिस इज़ वाई जो S-400 का इशू है ना, लेट्स वेट, डिलीवरी S-400 की होगी December 6। 10-15 दिन में ही क्लैरिटी हो जाएगी, अभी बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं स्पेकुलेशन वगैरह में। हम बस ये कीवर्ड्स देख लेते हैं कि डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह में यहाँ पे बात होगी। $5.43 बिलियन का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, और बिकॉज ये बड़ा अमाउंट है तो रशिया जो है ना, ये बिगेस्ट टॉप डिफेंस पार्टनर बन रहा है हमारा। 9 से 10 बिलियन का सामान हम इनसे खरीद रहे हैं, डॉलर। तो दिस इज़ अ बिग नंबर, फंडामेंटल चेंज है। ये कीवर्ड भी याद रखना है। Su-30 MKI के एडिशनल बुला रहे हैं, MiG-29 बुला रहे हैं, 400 एंड T-90 टैंक भी बुला रहे हैं रशिया। देन AK-203 असॉल्ट राइफल भी है, इग्ला S शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी है, कामोव 226 है। जस्ट नो दीज कीवर्ड्स, ये तुरंत जल्दी जल्दी आंसर में लिखो। AK-203, इग्ला S, कामोव 226T, देन S-400, Su-30, MiG-29, T-90, 400 एट्सेट्रा। ओके, प्लस साथ ही साथ एक लॉजिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज है लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का, नेवी टू नेवी कोऑपरेशन भी है। रशियन नेवी भी स्ट्रांग है, हमारी नेवी भी स्ट्रांग है, तो कोऑपरेशन होगा, लॉजिस्टिक्स एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये 2+2 डायलॉग्स है। लेट्स वेट फॉर December 6। देन करतारपुर कॉरिडोर रीओपन हुआ है फॉर पिलग्रिम्स। देन मिस्टर शी टाइटन कंट्रोल ओवर दिस आर्मी ऑफ चाइना। श्रीलंका में प्रोटेस्ट है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं। मालदीव्स में ऐसा एक कैंपेन चला था रिजेक्ट, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया एंड मालदीव दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है इस साउथ दिस इंडियन ओशन में, और दोनों का जॉइंट कोऑपरेशन नेसेसरी है। फाइनेंशियल बिड्स है, अब सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो ये जो CPSEs हैं इस पे अभी बिड्स बुलाई जा रही है, जनवरी तक आ जाएगी। ये बात बोला दीपम ने। व्हाट इज़ दीपम? दीपम स्पेशलाइज्ड है जो ऐसा पूरा एसेट मैनेजमेंट करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है दीपम। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? टेल। तो दीपम, हम किस किस का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? BPCL, BEML, शिपिंग कॉरपोरेशन, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड NINL। ये लाइंड अप है। बिड्स बुलाई गई है CFPSE का। लेट अस सी क्या होता है यहाँ पे।
देन दिस इज जीडीपी लाइकली टू ग्रो 10%, 10%। तो दिस इज बाय विवेक देबरॉय साहब ने कहा कि जीडीपी 10% पे बाउंस बैक होगी। नंबर्स हैं। सेबी अनवील्स इन्वेस्टर चार्टर, देन बोइंग 737 डिमांड वापस जंप हो रही है, गुड। निकॉन 45% ग्रोथ इंडियन मार्केट। निकॉन एक टाइम पे सबसे बड़ा प्लेयर था, बट फिर ट्रांजिशन होने लग गया मिररलेस कैमरा में। डीएसएलआर आए थे, फिर मिररलेस में। निकॉन ने इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, सोनी ने कर लिया, सोनी आगे बढ़ गया, कैनन भी कैच कर रहा है, अब निकॉन भी बोल रहा है वो भी अब टारगेट करेगा। द पॉइंट इज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। वरना एक टाइम पे तो नोकिया भी एक बहुत बड़ा प्लेयर था मोबाइल फ़ोन का। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। दिस इज़ T20 मैच और सी नंबर बढ़ रहे हैं। अब प्राइवेट कोचिंग बढ़ रही है, इज इट गुड और बैड? अगर देखें ओवरऑल एंगल से तो दिस इज़ बैड, बिकॉज दिस टेल्स कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल जो जाते हैं वहाँ टीचर्स एंड ऑल दे डिलीवर नहीं कर पा रहे, दिस इज़ द थिंग। और ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन जो हो रहा है वो भी अगेन रॉन्ग है। टीचिंग ना एंटरटेनमेंट नहीं होता है, टीचिंग टीचिंग होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। दिस इज नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट, दिस इज अबाउट नॉट अबाउट ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन। स्लाइडिंग रैंक है, फंड फ्लो है, ट्रेस एंड प्राइसलेस आर्ट फोर्जिंग अहेड। देन यहाँ जो नंबर है वो है फाइनल ड्राफ्ट ऑफ सिटीजनशिप इन असम। अभी इस पे डिटेल पे नहीं जाते, अभी हमने बस एनआरसी क्या होता है देख लिया। फर्स्ट एनआरसी कब हुआ था, असम में एनआरसी क्यों कराया जा रहा है, लेट्स वेट। बाइडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा बिल है, बिल्ड बैक बेटर यूएसए। इंफ्रा डेवलप करो, बिकॉज सरकार खर्चे करती है तो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स होते हैं। नो कंट्री फॉर प्रोसीजरल जस्टिस। अब ये भी एक चीज़ है, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने लग जाते हैं, गवर्नमेंट को हमेशा बैड एंगल पे दिखाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑल, और हम रॉबिनहुड टाइप चीज़ें ज़्यादा इनकरेज करते हैं। ये चीज़ ना कभी भी एक बड़े कंट्री में रूल ऑफ लॉ में फेवर नहीं करती है। जस्टिस हमेशा इंस्टीट्यूशन के थ्रू आना चाहिए। तो ये जो रॉबिनहुड टेंडेंसी है ये भी फेवर नहीं करती है, इसके फ्लॉज हैं। नो कंट्री फॉर प्रोसीजरल जस्टिस। ड्यू प्रोसेस इज वाइडली सीन एज हिंड्रेंस टू रफ एंड रेडी सॉल्यूशन प्रोमिसिंग सब्सटेंटिव जस्टिस। एक आप देखो डाइसी के 3 प्रिंसिपल का वीडियो है, वहाँ हमने ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे बात किया है, वो लोग प्लेलिस्ट टॉक्स भी हम सून रिज्यूम करेंगे। तो यहाँ ये बात है कि जैसे पॉपुलर सिनेमा है, पॉपुलर सिनेमा में एक कॉन्सेप्ट चल गया, बट जो नियम होते हैं ना, जो रूल्स होते हैं, जो प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि हम क्विक जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं, ये नहीं कि हम इंडिविजुअल को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ग्लोरीफाई हमेशा रूल्स को किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को किया जाता है। जैसे मूवीज़ में दिखाया, पुलिसमैन हेरोइक एक्ट कर रहा है, कस्टोडियल डेथ हो रही है, तो अब इसमें इंडिविजुअल पुलिसमैन जो जस्टिस दे रहा है, जस्टिस देना इज नॉट हियर जस्टिस बाय कोर्ट, जस्टिस बाय लॉ। तो इसमें फिर एक रॉन्ग प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है, और सेलिब्रेशन अगर हम करने लग जाते हैं कस्टोडियल किलिंग के, तो इससे रॉन्ग डूइंग्स भी होती है और बहुत सारे दिस फेक टाइप चीज़ें भी आती है। द पॉइंट इज कि हमने इतना सेंचुरीज ऑफ एक्सपीरियंस रहा है हमारा, जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि जो जस्टिस होता है ना, जस्टिस का एक जो प्रोसीजर है, जो रूल्स है, उन नियम को पालन करना ज़रूरी होता है। और एज अ ब्यूरोक्रेट आपके लिए भी ज़रूरी है कि यू नीड टू फॉलो द रूल्स। जो नियम बने हुए हैं, जो प्रोसीजर बना हुआ है, उसमें मॉडिफिकेशन करो। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टाइप ऑफ चीज़ें हैं, ये कई बार बैकफायर भी करती है। तो नो कंट्री फॉर प्रोसीजरल जस्टिस। स्पेशली ये मैटर अब क्यों हो रहा है, कस्टोडियल जो डेथ्स होती है इनके नंबर बढ़ रहे हैं, तो विच इज़ अगेन नॉट राइट। सोशल मीडिया में जो नैरेटिव चल गया है वो नैरेटिव करेक्ट है या नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं होती है। कई बार यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड एक प्रोपोगेंडा चलता है, लोगों के व्यूज़ ओपिनियंस को टिंकर करने की कोशिश की जाती है, और ये गलीबल हो भी जाता है। बट एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट आपका ड्यूटी है कि जो राइट है, जो रूल है, जो प्रोसीजर है, उसको आप अपहोल्ड करो। ये जो चीज़ें हैं, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। दीज थिंग रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। एवरी वोट काउंट्स फॉर और डज इट, यहाँ पे एंथोनी डाउन्स थ्योरी है, पैराडॉक्स ऑफ वोटिंग। वोटिंग में भी ये होता है कि कई बार जो
चुनाव है, चुनाव के 2 दिन पहले फ्रीबीज आ जाएंगे या कोई ऐसी इवेंट हो जाएगी जो सारे सेंटिमेंट्स को ही चेंज कर देगी। और फिर क्या होगा, 5 साल का काम नहीं देखेंगे, 5 दिन के पहले वाले डिसीजंस के बेस्ड पे लोग वोट डाल देते हैं। तो ये क्या जो वोटिंग पैटर्न है वो करेक्ट आया। प्लस दूसरा हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट भी है कि जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग में 20, एक को 19 और एक को 21 वोट मिल गए। तो जिसको 21 वोट मिले ना वो जीता माना जाएगा, बिकॉज बाकी सबसे इसको ज़्यादा मिला है। तो क्या ये 21 लोगों ने ही इसे वोट दिया आउट ऑफ 100, बट ये रिप्रेजेंट करेगा पूरे 100 लोगों को। तो सवाल भी उठते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट क्या करेक्ट है इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के लिए, या फिर हमें जो जैसे जर्मनी में चलता है उस टाइप का सिस्टम हम करें कि प्रोपोर्शनल वोटिंग हो, लाइक दैट एवरी वोट काउंट्स और डज इट। फिर ये क्विज भी है। आज के जो क्विज हैं, जो बायोपिक्स अभी आई है जय भीम और सरदार उधम जी, इनके रिलेटेड यहाँ पे क्विज है, हैव अ लुक। सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर। हमें जो सवाल आज तैयार करना है वो सवाल है, फर्स्ट सेकंड तो है यू प्रिपेयर अबाउट स्ट्रीट वेंडर्स, और जो फर्स्ट है वो है सेल्फ इनिशिएटेड बिहेवियर, प्रोएक्टिव होना क्यों ज़रूरी है। सो दिस इज 18th of November 2021। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।